हमने यहाँ से स्टार्ट करा था, इसका फर्स्ट पोर्शन था वेरिएशन ऑफ जी विद ऑल्टीट्यूड हाइट वाला करा था। फिर सेकंड डेरिवेशन था वेरिएशन ऑफ जी विद डेप्थ, ये वाला करा था। फिर वेट ऑफ अ बॉडी एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, तो वो जीरो, ये प्रूव करा था। और रिलेशन बिटवीन हाइट h एंड डेप्थ d फॉर द सेम चेंज इन g, ये हमने 2h इज इक्वल टू d, ये प्रूव करा था। पेज नंबर 17 पर जो नीचे थर्ड दे रखा है वेरिएशन ऑफ g विद द शेप ऑफ द अर्थ, ये मैंने कटवा दिया था, ये नहीं करना है। फिर पेज 18 पर फोर्थ है वेरिएशन ऑफ g विद लैटिट्यूड, ये भी काट देना है, ये भी नहीं करना। पेज नंबर 19 पूरा कटा हुआ है। और इसी तरह से पेज नंबर 20 का जो पहला वाला पोर्शन है, ये स्पेशल केसेस, ये काट लीजिए। पेज नंबर 20 पर जो है एक ग्राफ है, मतलब ग्राफ हमको पेज नंबर 21 पर दे रखा है। पेज नंबर 20 पर जो टॉपिक है ना, ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g विद डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, तो ये वाला करेंगे। पेज नंबर 20 पर ये वाला करेंगे हम। graph showing the variation of small g with distance small r graph showing the variation of small g with distance small r from the center of the earth, from small g with distance small r from the center of the earth। अब ये देखिएगा, for points lying outside the earth, पेज नंबर 20 पर है नीचे की तरफ, for points lying outside the earth, outside the earth small r is greater than capital R, small r is greater than capital R। फिर से बताता हूँ, ये small r क्या है। हमने कहा कि ये तो हमारा अर्थ है और अर्थ का जो रेडियस है वो तो कैपिटल R है, और जो स्मॉल r है मतलब पॉइंट जो है वो अर्थ के सरफेस के बाहर है कहीं पर, मतलब किसी ऊंचाई पर है। तो यहाँ से अगर अर्थ के सेंटर तक का डिस्टेंस लिया जाएगा तो वो जो डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, स्मॉल r हो जाएगा। तो हमने कहा कि स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R, तो फॉर पॉइंट्स लाइंग आउटसाइड द अर्थ स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R, ठीक है। और इस केस में हमने ये देखा था कि GH अपॉन G, GH अपॉन G ये कितना हो जाएगा, R स्क्वायर अपॉन R प्लस H का होल स्क्वायर, R प्लस H का होल स्क्वायर। और ये जो R प्लस H होता है ना, ये जो R प्लस H है, ये R तो ये हो गया, और यहाँ से लेकर यहाँ तक वाली जो हाइट है इसको हम H बोल देते हैं। तो इस R प्लस H को ही, ये चीज़ हम प्रूव करके देख चुके हैं, ठीक है ना। देखिए क्या होता है कि जो स्मॉल g होता है, स्मॉल g की वैल्यू होती है कैपिटल GM अपॉन R स्क्वायर। ये तो वो बात करी हमने जब अर्थ की सरफेस पर है कोई चीज़, ठीक है। और अगर एक हाइट पर है तो हाइट के लिए मैं बोल देता हूँ कि GH इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M अपॉन R प्लस H का होल स्क्वायर। अब GH अपॉन G अगर आप करेंगे, ये हम पहले डेरिवेशन में कर चुके हैं, ठीक है ना, वेरिएशन विद ऑल्टीट्यूड वाली डेरिवेशन में हम कर चुके हैं। ये अगर GH को G से डिवाइड कर दें तो ये क्या आ जाएगा, GM अपॉन R प्लस H का होल स्क्वायर अपॉन GM अपॉन R स्क्वायर। तो सबसे ऊपर वाला टर्म सबसे नीचे वाले से मल्टीप्लाई हो जाता है, ये हो गया GM इंटू कैपिटल R स्क्वायर, और ये बीच वाले टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ये हो जाएगा GM इंटू कैपिटल R प्लस स्मॉल h का होल स्क्वायर। तो GM से GM कट गया, तो ये R स्क्वायर अपॉन R प्लस H स्क्वायर ना ऐसे आया है, ठीक। तो क्योंकि हम कर चुके हैं इस वजह से इसको दोबारा बताने की जरूरत नहीं समझी गई, ये हो गया। अब ये जो R प्लस H है,
ये आर और प्लस एच, यही तो स्मॉल आर के बराबर है, तो कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। अब स्मॉल जी को इधर ले गए तो जी एच इज इक्वल टू स्मॉल जी कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। फिर ये देखा गया कि ये जो स्मॉल जी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी एट द सरफेस ऑफ अर्थ, ये 9.8 फिक्स वैल्यू होती है, कांस्टेंट वैल्यू। और इसी तरह से जो कैपिटल आर है रेडियस ऑफ अर्थ, ये भी एक फिक्स वैल्यू है। तो ये दोनों तो कांस्टेंट है, लेकिन स्मॉल आर चेंज होता रहेगा। कैसे कि मैंने ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रखा तो स्मॉल आर की वैल्यू कुछ और, ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा ऊपर ले गए तो स्मॉल आर की वैल्यू कुछ और। तो स्मॉल आर जो है दैट इज़ अ वेरिएबल टर्म। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो जी एच है ये स्मॉल आर स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। जी एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर, जिसको हम क्या बोलते हैं कि जी एच इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमने देखा फॉर पॉइंट्स लाइंग इनसाइड द अर्थ। तो ये लाइंग आउटसाइड द अर्थ मतलब ऑल्टीट्यूड वाला हो गया रिलेशन, और लाइंग इनसाइड द अर्थ में फिर हम डेप्थ वाला रिलेशन करेंगे कि कोई भी पॉइंट अगर अर्थ के अंदर है, अर्थ के अंदर मतलब वी आर गोइंग एट अ डेप्थ, हम डेप्थ पर जा रहे हैं, अर्थ की खुदाई करके थोड़ा अंदर की तरफ जा रहे हैं, तो क्या करेंगे for points lying inside the earth, अर्थ के अंदर है अगर कोई पॉइंट, तो जो स्मॉल आर है उसकी वैल्यू फिर कैपिटल आर से छोटी है। स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर। इस केस में जी डी अपॉन जी, ये भी हमने देखा है, जी डी अपॉन जी इज इक्वल टू आर माइनस डी अपॉन आर, आर माइनस डी अपॉन आर, ये हो गया। यहाँ से आप क्या करें, इसको जी को इधर ले जाइए, तो जी डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये जो आर माइनस डी है ना, यही तो स्मॉल आर होता है। हमने ये कहा कि अगर अर्थ है और अर्थ का ये तो सेंटर है, ठीक है, और ये जो इसका जो रेडियस है, रेडियस कैपिटल आर होता ही है। अब अगर हम मान लीजिए इस पॉइंट पर पहुंच गए, तो इस पॉइंट पर हम पहुंच गए तो ये डेप्थ कितनी है डी, तो जिस पॉइंट पर हम पहुंचते हैं उस पॉइंट पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालना है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस कितना बच गया इसका सेंटर से, कैपिटल आर में से आप डी को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, कैपिटल आर माइनस डी, और ये जो कैपिटल आर माइनस डी है इसी को हम स्मॉल आर बोल देते हैं, इसी को स्मॉल आर बोल दिया जाता है। तो स्मॉल आर कह दिया, तो यहाँ से जी डी की वैल्यू क्या आ गई, स्मॉल जी स्मॉल आर और कैपिटल आर, स्मॉल जी कांस्टेंट, कैपिटल आर कांस्टेंट, स्मॉल आर इज वेरिएबल, तो जी डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर। तो अगर हम एक डेप्थ की बात करते हैं, मतलब अगर हम अर्थ के अंदर जाते हैं, गहराई की अगर हम बात करते हैं, तो जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो स्मॉल आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर हम एक हाइट पर जाते हैं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। इतना करने के बाद में फिर आप ये देखिएगा पेज नंबर 21 पर आ जाइए। Hence, graph showing the variation of acceleration due to gravity small g with distance r from the center of the earth is as shown in figure। अब क्या होता है कि दो चीज़ें ना, वैसे तो आप ना पॉइंट बाय पॉइंट आप एक एक पॉइंट लेते जाओ। आप मानो कि r की वैल्यू 1 है तो जी की वैल्यू कितनी आएगी, आप इस रिलेशन में आप r की वैल्यू 1 मीटर डाल दो, ठीक है। स्मॉल जी की वैल्यू 9.8 है, कैपिटल आर की वैल्यू 6400 किलोमीटर है। तो आपने वो वैल्यू डालकर आप अलग अलग पॉइंट्स निकाल सकते हो, लेकिन दो चीज़ें याद रखो कि अगर कोई चीज़ किसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इसका मतलब वो क्या बनती है, वो एक स्ट्रेट लाइन बनती है विद अ स्लोप ऑफ 45 डिग्री पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ठीक। ये कोई नई चीज़ नहीं बता रहा हूँ मैं आपको, आप याद करिए, आपने ना लास्ट ईयर 10th क्लास में इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर करा होगा फिजिक्स में। तो इलेक्ट्रिसिटी में आपने ये देखा होगा कि वोल्टेज जो है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है तो उन दोनों के बीच में जो ग्राफ बनता है वो कैसा बनता है, एक्स एक्सिस पर ले लेते हैं वोल्टेज और वाई एक्सिस पर ले लेते हैं करंट, तो इन दोनों के बीच में जो ग्राफ बनता है वो ऐसा बनता है स्ट्रेट लाइन, ठीक है, पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ये वाला जो एंगल है ये एंगल बन जाता है 45 डिग्रीज, ठीक।
इस तरीके से बनता है ग्राफ। अच्छा, तो ये हमने वी और आई में देखा था, तो इसका मतलब क्या है कि जहाँ पर भी दो चीज़ें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगी उनके बीच में ग्राफ ऐसा ही बनेगा। ठीक है, ये तो मैं एग्जांपल के तौर पर आपको बता रहा था। तो इसी तरह से जब जी और स्मॉल आर यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ अगर वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ऐसा ग्राफ बनेगा। तो ये जो फर्स्ट पोर्शन है ये वही दिखा रखा है, मैं इसको मिटा रहा हूँ। और एग्जाम में अगर ये ग्राफ पूछा गया ना तो 1 या 2 नंबर का पूछा जाएगा। ठीक है, तो पूछ लेते हैं ये ग्राफ। तो इस ग्राफ में ये मत सोचना कि अच्छा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मैं वहाँ बना दूंगा। इस ग्राफ को लर्न कर लेना, अभी लर्न हो जाएगा, 2 मिनट लगेंगे। जब ग्राफ एक्सप्लेन करने के लिए आएगा ना तो ये दो चीज़ें, एक तो ये लाइन इनसाइड द अर्थ के जी डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, और एक ये लाइन एट अ हाइट के जी एच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, ये बनाना है। ठीक है, अब देखिएगा वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पर हम ले रहे हैं स्मॉल आर, और जो वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस पर हम ले रहे हैं स्मॉल जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर आप ग्राफ सीधा सीधा याद करिए, ग्राफ ऐसा बनेगा, एक तो ऐसे, ठीक है, और ऐसे करने के बाद में ऐसे, ये याद कर लीजिए कि ग्राफ जो है, ग्राफ की शेप ऐसे बनेगी। अब इसको एक्सप्लेन करना है तो आप ये कहेंगे कि ये तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन वाला है, यानी कि ये तो जीडी वाला ग्राफ है। ठीक है, और ये चीज़ जो इस तरीके से घट रही है, मतलब डिस्टेंस की वैल्यू बढ़ती जा रही है, तो जी की जो वैल्यू है यानी कि जो हाइट है वो हाइट धीरे 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 नीचे आकर घटती जा रही है। तो एक चीज़ के बढ़ने से दूसरे चीज़ का घटना, दिस इज कॉल्ड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, और जब इन्वर्स प्रोपोर्शन अगर डायरेक्ट होता, अगर मान लीजिए जी एच इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होता, तो हम ये कहते हैं कि भाई जब डायरेक्ट प्रोपोर्शन में ऐसे बढ़ रही है तो इन्वर्स प्रोपोर्शन में भी सीधी लाइन आएगी, स्ट्रेट लाइन। लेकिन इन्वर्स प्रोपोर्शन में किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है? डिस्टेंस के स्क्वायर के। तो जब भी स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल अगर स्क्वायर के होगा तो वो डिक्लाइनिंग स्लोप इस तरह से होगा, कर्व स्लोप होगा। ठीक है, अगर ऐसे होता कि जी एच इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू अगर आर होता तो भाई ये वाली लाइन भी ऐसी सीधी बनती, डिक्लाइनिंग। ठीक है, लेकिन क्या है कि यहाँ स्क्वायर है, स्क्वायर है तो इस वजह से ये याद रखना कि इस तरह से कर्व बनता है। ठीक, ये करने के बाद में आप इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो आप याद रखिएगा। एक तो ये वाला एक डॉटेड लाइन बनाएंगे यहाँ पर आप स्मॉल आर का डिस्टेंस ले लेंगे कैपिटल आर। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पर थोड़ी सी दूरी पर आप ये कह देंगे कि डिस्टेंस हो गया 2r, 2r। तो 2r के कॉरस्पॉन्डिंगली, 2r के कॉरस्पॉन्डिंगली आप स्मॉल जी की वैल्यू लिखेंगे, वो है g/4। g/4 नोट्स में शायद थोड़ा छोटा पॉइंट आ गया होगा, दिख नहीं रहा होगा, g/4। इसी तरह से फिर आप अगला लेंगे 3r, तो 3r के कॉरस्पॉन्डिंगली क्या वैल्यू हो जाएगी? g/9। इसी तरह से अगला लेंगे 4r, तो 4r के कॉरस्पॉन्डिंगली वैल्यू हो जाएगी g/16। आप समझ रहे होंगे ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इस वजह से हो रहा है कि वो 4r है ना, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है उसके स्क्वायर के, तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा इन्वर्स प्रोपोर्शन में? 16। 3 का क्या हो जाएगा? 9। 2 का क्या हो जाएगा? 4। ठीक है, और जब r है यानी कि r के साथ मल्टीपल किया 1, ठीक है ना, तो g/1 का स्क्वायर यानी कि g/1 यानी कि g। तो ये वाली जो वैल्यू है इसके कॉरस्पॉन्डिंग वाली वैल्यू, r की कॉरस्पॉन्डिंग वाली वैल्यू आप खुद बता सकते हैं कितनी हो जाएगी, जी। ठीक है ना, तो ये चीज़ है। अब इसमें इतना वाला ये जो इंक्लाइनिंग स्लोप है, इस पर आपको बस ये मेंशन कर देना है कि इनसाइड द अर्थ सरफेस, इनसाइड द अर्थ सरफेस
ये आप समझ ही रहे हैं क्योंकि डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, उठती हुई लाइन है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, तो इनसाइड द अर्थ सरफेस। उसके बाद ये गिरती हुई लाइन है विद अ कर्व्ड डिक्लाइनिंग स्लोप। तो कर्व जो स्लोप होता है उसमें मैं बोलता हूँ कि इनवर्स प्रोपोर्शन टू डिस्टेंस का स्क्वायर, ऐसा होता है। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, आउटसाइड द अर्थ सरफेस। तो इधर लिखा हुआ है आउटसाइड अर्थ, इस पर ऐसे मेंशन कर दो, आउटसाइड अर्थ। ठीक है, ये ग्राफ आप याद कर लेना, मुझे लगता है ज़्यादा आपको मुश्किल लगा नहीं होगा। यहाँ पर इंक्लाइनिंग स्लोप स्ट्रेट लाइन, यहाँ पर डिक्लाइनिंग स्लोप डिक्लाइनिंग कर्व स्लोप, ठीक। और फिर 1r को सबसे ऊपर वाले पॉइंट पर आप 1r के कॉरस्पॉन्डिंगली वैल्यू दिखा देंगे g, ठीक है। 2r के कॉरस्पॉन्डिंगली g/4, 3r के कॉरस्पॉन्डिंगली g/9 और 4r के कॉरस्पॉन्डिंगली g/16, बस इतना दिखा दीजिए। ये आपका ग्राफ बन जाएगा स्मॉल r और g के बीच में, ठीक है। तो क्योंकि वेरिएशन, अब मैंने ये इस वजह से बताया, स्पेशली सिलेबस में मेंशन नहीं है, लेकिन सिलेबस में ये लिखा हुआ है कि वेरिएशन ऑफ जी विद ऑल्टीट्यूड वो दे रखा है, उसकी आपने डेरिवेशन करी है, ठीक है। वेरिएशन ऑफ जी विद डेप्थ ये भी दे रखा है, उसकी डेरिवेशन करी है। तो दोनों के कॉम्बिनेशन से ये ग्राफ बन रहा है। इस वजह से इस टॉपिक को कर लेना, ग्राफ याद कर लेना। अगर नहीं भी पूछते हैं ना, बना दोगे तो एक्स्ट्रा मार्क्स ही मिलेंगे। एक्स्ट्रा मार्क्स अगर नहीं मिलेंगे, उनको उन्होंने डेरिवेशन पर ही फुल मार्क्स दे दिए, तो एक इंप्रेशन पड़ जाएगा कि हाँ बच्चा पढ़कर आया, ठीक है। चलिए जी, इसके बाद आप देखिएगा वेरिएशन ऑफ जी ड्यू टू अदर फैक्टर्स, पेज नंबर 21, वेरिएशन ऑफ जी ड्यू टू अदर फैक्टर्स, काट दो, नहीं करना। फिर ग्रेविटेशनल फील्ड है, ये भी नहीं करना। इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, पेज नंबर 22 पूरा कटवा दिया था, 23 कटवा दिया था, ठीक है। और 24 जो है, 24 पूरा कटा हुआ है, बस नीचे से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ से मुझे स्टार्ट करना है, ठीक। चलिए जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में क्या है? The gravitational potential energy of a body is the energy associated with it due to its position in the gravitational field of another body, and is measured by the amount of work done in bringing a body from infinity to a given point in the gravitational field of the other. तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या होता है? जैसा ना हमने वर्क एनर्जी पावर वाले चैप्टर में करा था, वर्क एनर्जी पावर वाले चैप्टर में भी हम ये कहते थे कि वर्क डन, हमें जब भी कभी एनर्जी की बात होती थी तो हम क्या करते थे, वर्क डन निकालते थे। और वर्क डन निकालने के बाद में हम ये कहते थे कि अगर बॉडी रेस्ट में आ गई है तो मैं ये कहता था कि ये जो वर्क डन है, दिस वर्क डन इज स्टोर्ड एज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी। और अगर बॉडी जो है वो लगातार मूव भी करती जा रही है तो हम ये कह रहे हैं कि मूवमेंट में जो उसका जितना भी वर्क डन है उसको हम कह देते थे कि ये जो वर्क डन है इट इज स्टोर्ड एज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। अब मैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहा हूँ, तो डेफिनेशन ये कहती है कि इधर में डाउन इस तरफ, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हमने ये कहा कि पूरे यूनिवर्स में कोई भी दो बॉडीज हैं तो उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो एक बॉडी ये है और एक बॉडी ये है, ठीक है। तो इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी ये बॉडीज। तो ये जो मैंने बीच में डॉटेड लाइन बनाई है ना, इसका मतलब क्या है कि ये वाली बॉडी इसको अट्रैक्ट कर रही है, तो ये वाली बॉडी इसको अट्रैक्ट कर रही है, ये इसको, ये इसको, ये इसको, ये इसको। तो दोनों बॉडीज एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है और शायद दोनों का अट्रैक्शन फोर्स जो है वो इक्वल है। दोनों का अट्रैक्शन फोर्स जो है वो इक्वल है, वो भी जितना फोर्स लगा रही है वो भी उतना ही फोर्स लगा रही है। तो शायद वो जो फोर्सेस हैं दोनों, उन दोनों फोर्सेस ने एक दूसरे को नलीफाई कर रखा है, कैंसिल कर रखा है, कैंसिल कर रखा है। तो दोनों बॉडी अपनी अपनी पोजीशन पर फिक्स्ड है, लोकेटेड है, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई एक बॉडी ज़्यादा फोर्स लगा दे, एक बॉडी ज़्यादा फोर्स लगा दे, मान लीजिए ये मार्स है और ये अर्थ है,
अर्थ मार्स पर ज़्यादा फोर्स लगा दे तो मार्स जो है वो आकर अर्थ पर टकरा जाएगा, या मार्स अर्थ पर ज़्यादा फोर्स लगा दे तो अर्थ मार्स में जाकर घुस जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसा हो जाता है, लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है। ऐसा इस वजह से नहीं होता क्योंकि दोनों जो फोर्सेस हैं वो लगभग बराबर लगा रहे हैं, तो एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, लेकिन उनके बीच में एक फील्ड तो बन गया, एक ग्रेविटेशनल फील्ड तो बन गया। अगर मैं किसी तीसरे ऑब्जेक्ट को कोई सैटेलाइट है या कोई हेवनली बॉडी है, कोई भी ऐसी बॉडी है कि उसको हम लेकर आ जाते हैं इस ग्रेविटेशनल फील्ड में, और कहाँ से लाते हैं, बहुत दूर से कहीं से। तो बहुत दूर से लाने का मतलब क्या है कि कहीं इनफाइनाइट पॉइंट से उठाकर उसको लेकर आते हैं। तो इनफाइनाइट पॉइंट से, इन्फिनिटी से किसी तीसरे ऑब्जेक्ट को अगर मैं लाकर इस ग्रेविटेशनल फील्ड में रख देता हूँ, तो लाकर रखने में जितना वर्क डन करना पड़ा, दैट वर्क डन इज कॉल्ड इट्स ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इसकी, इस ऑब्जेक्ट की, 1 मिनट रुकिए, इसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। ये यहाँ पर लिखा हुआ है, द अमाउंट ऑफ वर्क डन, मैं थर्ड लास्ट लाइन पढ़ रहा हूँ, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ बॉडी फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ गिवन पॉइंट इन द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द अदर। कि बाकी की कोई दो बॉडीज हैं, उनके ग्रेविटेशनल फील्ड में एक तीसरी बॉडी को लाकर, इन्फिनिटी से लाकर रखने में जो काम करना पड़ता है, दैट वर्क डन इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है ना, इसको कैलकुलेट करने के लिए एक इसका डेरिवेशन भी है, ठीक है। पेज नंबर 25 पर आ जाइए, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का ये डेरिवेशन, ठीक है। 1 मिनट का टाइम दो, अभी आ रहा है। चलिए, पेज नंबर 25 पर है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी ऑफ मास m लोकेटेड एट डिस्टेंस स्मॉल r फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, अब देखिएगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी of mass small m located at distance small r, from the center of earth. फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। तो इसका एक डायग्राम देखिएगा, यहाँ पर हमने क्या करा, अर्थ बना लिया, ये तो अर्थ है। उसके बाद ये अर्थ का सेंटर, और यहाँ से एक मैंने लाइन ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर ली,
ये अर्थ का रेडियस कैपिटल आर। फिर उसके बाद मैंने बोला कि पॉइंट पी है, यहाँ पर एक पॉइंट पी है, ये पॉइंट पी है, यहाँ से पॉइंट पी तक का जो डिस्टेंस है अर्थ के सेंटर से, अर्थ का सेंटर है ओ, तो ओ से पॉइंट पी तक जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस हमने ले लिया स्मॉल आर, डिस्टेंस ले लिया हमने स्मॉल आर। फिर इस पॉइंट को, एक पॉइंट ले लिया यहाँ पर बी, एक पॉइंट ले लिया बी और एक पॉइंट ले लिया ए और बी के बीच का जो डिस्टेंस है वो हो गया डी एक्स, छोटा सा डिस्टेंस डी एक्स, ए और बी के बीच का डिस्टेंस है डी एक्स। ऊपर जो मैंने ये टॉपिक लिखा है ये मैं मिटा रहा हूँ क्योंकि मुझे डायग्राम बनाना होगा इधर जरा। और यहाँ कहीं पर कोई बहुत दूर का डिस्टेंस है यानी कि इन्फिनिटी है कुछ। तो अब क्या है कि ये तो डायग्राम बन गया। अब मैंने क्या करा यहाँ पर कि अर्थ का जो सेंटर है ना, अर्थ के सेंटर से पॉइंट ए तक का जो डिस्टेंस है, अर्थ के सेंटर से पॉइंट ए तक का जो डिस्टेंस है उसको मैंने x मान लिया, स्मॉल x हमने मान लिया। डायग्राम सभी को क्लियर है बेटा? बता दीजिए ऑनलाइन वाले बच्चे। ठीक है, अभी टर्म समझाऊंगा इसकी क्या क्या है। डायग्राम समझ में तो आ रहा है ना, दिखाई दे रहा है क्लियर? ईशा, सना, गरिमा बताइए। यस सर। ठीक है, अब जरा देखो इसमें क्या है, जो थ्योरी लिखी हुई है पहले वो समझिएगा। सपोज द अर्थ इज अ यूनिफॉर्म स्फीयर ऑफ मास कैपिटल एम एंड रेडियस कैपिटल आर। तो हमें पता ही है हर डेरिवेशन में हम अर्थ को ये मानते हैं कि यूनिफॉर्म स्फीयर है जिसका कि मास तो कैपिटल एम है और रेडियस कैपिटल आर है, ये हम लेकर चलते हैं। अगली लाइन देखिए, इफ वी वांट टू कैलकुलेट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी ऑफ मास स्मॉल एम लोकेटेड एट अ पॉइंट कैपिटल P सच दैट OP इज इक्वल टू स्मॉल r। मतलब मैं अगर किसी एक ऑब्जेक्ट का जिसका मास स्मॉल m है, मैं उसका पॉइंट P पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना चाहता हूँ, तो वो हम ये चाहते हैं कि हम यहाँ पर पॉइंट P पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, उसका मास जो है वो स्मॉल m है, मैं यहाँ पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना चाहता हूँ। अच्छा, सपोज एट एनी इंस्टेंट द बॉडी इज एट पॉइंट A सच दैट OA इज इक्वल टू x। हमने क्या करा, हमने ये मान लिया कि किसी एक इंस्टेंट पर हमने ये मान लिया कि बॉडी जो है ना, और धीरे धीरे बॉडी को हम कहाँ से ला रहे थे, बॉडी को हमें लाना तो इन्फिनिटी से है, और मैं पॉइंट P पर निकालना चाहता हूँ, मैं पॉइंट P पर उसका पोटेंशियल एनर्जी निकालना चाहता हूँ। तो इन्फिनिटी से P तक का डिस्टेंस वो कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, इन्फिनिटी से P तक का डिस्टेंस कैलकुलेट करने से पहले हम कोई दो पॉइंट्स ले लेते हैं बीच में। हमें लाना कहाँ से है, हम ये कहेंगे कि भाई ये जो पॉइंट P है ना, इस पॉइंट P तक, इस पॉइंट P तक ये पूरा इधर 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 ये क्या होगा, ये पूरा जो मैं डॉटेड ये बना रहा हूँ ना, ये क्या है, ये अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड है, ये अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड है। अर्थ जो है, अर्थ से आप 10 फुट ऊपर, 50 फुट ऊपर, 100 फुट ऊपर, 1000 फुट ऊपर किसी चीज़ को लेकर जाओगे, अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड तो रहेगा ना, पूरा एरिया रहेगा, अर्थ वहाँ से चीज़ों को खींचेगी अपनी तरफ। तो हमने कहा कि एक बॉडी तो अर्थ है और दूसरी बॉडी कुछ भी है, कोई बॉल है, कोई एरोप्लेन है, कोई हेलीकॉप्टर है, कुछ भी है। तो हम ये कहते हैं कि पॉइंट P पर हम ये बताना चाहते हैं कि भाई उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। ठीक है, तो मैं इन्फिनिटी से किसी चीज़ को लेकर आता हूँ अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में, समझ गए? तो इन्फिनिटी से लाने में जो वर्क करना पड़ता है दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, समझ गए? तो अब मैंने ये मान लिया कि इनिशियली कोई बॉडी को मैंने मान लिया कि वो पॉइंट A पर लोकेटेड थी, और फिर मैंने उसको जरा सा डिस्प्लेस कर दिया, मतलब मैं पॉइंट A से पॉइंट B तक ले आया उसको, तो मुझे डिस्टेंस तो पता चल गया ना dx। ठीक है, और वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो इस वजह से मैं पहले A से B तक का कैलकुलेट करूंगा, फिर आगे का देखते रहेंगे, वो बताऊंगा वो इंटीग्रेट कैसे करा जाता है। तो देखिएगा यहाँ पर है, सपोज एट एनी इंस्टेंट द बॉडी इज एट पॉइंट A सच दैट OA इज इक्वल टू x। तो हमने मान लिया शुरुआत में बॉडी A पर थी और सेंटर से A का डिस्टेंस कितना हो गया, x।
द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन द बॉडी एट ए इज, जब बॉडी ए पर थी तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना था? फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है ग्रेविटेशनल फोर्स का? Gmm अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर क्या होता है? सेंटर ऑफ अर्थ से डिस्टेंस। तो सेंटर ऑफ अर्थ से जब बॉडी ए पर थी तो सेंटर ऑफ अर्थ से सीधा डिस्टेंस कितना था उसका? x। तो Gmm अपॉन एक्स स्क्वायर, इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। ठीक, अच्छा जी। उसके बाद है द स्मॉल वर्क डन इन मूविंग द बॉडी थ्रू स्मॉल डिस्टेंस AB इज इक्वल टू dx। तो अब मैं छोटा सा स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालना चाहता हूँ कि बॉडी ए पर थी, ए से बी पर डिस्प्लेस करा रहे हैं, बस उसको ए से बी पर उसको डिस्प्लेस करा रहे हैं, तो वर्क डन क्या निकलता है? तो वर्क डन, फोर्स तो मेरे पास आ गया, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ही तो होता है ना वर्क डन। तो वर्क डन हो जाएगा F इनटू dx। ठीक है, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, थोड़ा सा वर्क डन है क्योंकि थोड़ा सा डिस्टेंस मूव कर रहे हैं, तो वर्क डन भी हम ये कहेंगे कि थोड़ा सा वर्क डन हुआ। तो dw इज इक्वल टू Gmm अपॉन एक्स स्क्वायर dx, ये हो गया। ये करने के बाद में इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2, तो इक्वेशन नंबर 2 वर्क डन की एक स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन का एक फॉर्मूला कैलकुलेट करने के लिए करा गया था कि मैंने ये माना था कि ए से बी तक हम मूव कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली हम मूव कहाँ से कहाँ तक कर रहे हैं? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए मैं मूव कराऊंगा किसी बॉडी को इन्फिनिटी से, और उसको इन्फिनिटी क्या है? इन्फिनिटी डिस्टेंस है उस बॉडी का, कहाँ से? अर्थ के सेंटर से ही। तो अगर कोई बॉडी इन्फिनिटी पर है तो इसका मतलब है अर्थ के सेंटर से उसका डिस्टेंस इन्फिनिटी है। ठीक है, उसको कहाँ लेकर आना चाहता हूँ? पॉइंट पी पर। तो जैसे इन्फिनिटी का मतलब क्या है कि अर्थ से उसका डिस्टेंस इन्फिनिटी है, ऐसे पॉइंट पी का मतलब क्या है? अर्थ से उसका डिस्टेंस कितना है? स्मॉल आर। ठीक है, तो मैं कहाँ से कहाँ मूव करा रहा हूँ? मैं बॉडी को इन्फिनिटी वाली लोकेशन से स्मॉल आर वाली लोकेशन पर लाना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं कहाँ से कहाँ मूव कर रहा हूँ? मेरी लोअर लिमिट इन्फिनिटी, मेरी अपर लिमिट स्मॉल आर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? हम वर्क डन जब निकालेंगे तो वर्क डन हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dw। ठीक है, dw और लोअर लिमिट इन्फिनिटी, मतलब कहाँ से जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं? इन्फिनिटी से, और कहाँ पर आ रहे हैं? आर तक। हम आर पॉइंट तक आ रहे हैं क्योंकि हमें पॉइंट पी पर निकालना है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ये चीज़ बता दीजिए भाई, ऑनलाइन वाले बच्चे भी ऑफलाइन वाले भी सभी को क्लियर है? इन्फिनिटी से आर क्यों करा? ठीक है, चलिए जी, ये क्लियर है। तो आगे की कहानी आप समझ जाएंगे, उसमें कुछ भी नहीं है। अब देखिएगा, तो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू स्मॉल आर dw की वैल्यू डाल रहे हैं आप, Gmm अपॉन एक्स स्क्वायर dx, ये हो गया। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, तीनों ही चीज़ें कांस्टेंट हैं, कुछ भी चेंज नहीं होने वाला। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो Gmm है कांस्टेंट है, इसको इंटीग्रेशन के बाहर ले लो, तो W इज इक्वल टू Gmm बाहर ले लिया। अब क्या लिखा? अपॉन में एक्स स्क्वायर, इसको क्या लिखेंगे? इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू स्मॉल आर एक्स की पावर -2 dx। अपॉन में एक्स स्क्वायर है ना, तो ये ऊपर आकर एक्स की पावर -2 हो जाएगा। इंटीग्रेशन का सबसे फेमस फॉर्मूला जो हम इसमें यूज करते हैं वो क्या होता है? एक्स की पावर n+1 अपॉन n+1। तो भाई अब n क्या है मेरे पास? n है -2, तो x की पावर -2+1 अपॉन -2+1। तो w इज इक्वल टू Gmm x की पावर -2+1 अपॉन -2+1, और लोअर लिमिट इज इंफिनिटी एंड अपर लिमिट इज स्मॉल r। लोअर लिमिट इज इंफिनिटी, अपर लिमिट इज स्मॉल r। W इज इक्वल टू Gmm x की पावर -1 अपॉन -1। ठीक है, इंटीग्रेशन की लिमिट्स डालने से पहले हम एक काम कर सकते हैं, चाहे तो करो चाहे मत करो, आपकी मर्जी है, लेकिन हम एक काम कर सकते हैं, हम कांस्टेंट वाली वैल्यू को बाहर निकाल सकते हैं। तो ये जो -1 है डिनोमिनेटर में, इसको इधर ले आओ, तो W क्या हो जाएगा? Gmm अपॉन -1, इसको बाहर ले आए,
ब्रैकेट में बचा x की पावर -1। x की पावर -1 का मतलब क्या होता है 1/x। लोअर लिमिट इज इंफिनिटी एंड अपर लिमिट इज स्मॉल r। ये हो गया gmm अपॉन -1 को -gmm लिख दो, -gmm। अब देखिए पहले x की जगह डालो r, तो 1/r। फिर क्या होता है कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो पहले x की जगह r डाल दिया तो 1/r हो गया, 1/r माइनस फिर क्या होगा 1/इंफिनिटी। तो ये वही कहानी है कि अगर 1/0 इंफिनिटी होता है तो भाई उसका उल्टा 1/इंफिनिटी वो 0 होता है, तो ये वैल्यू हमारी 0 होगी। तो w इज इक्वल टू -gmm 1/r माइनस 0, तो w इज इक्वल टू -gmm अपॉन r। ठीक है, तो ये हमारे पास टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन आ गया। ये जो वर्क डन है ना, ये जो वर्क डन है, ऐसा तो है नहीं इसको यहाँ से यहाँ पर लेकर आए और लाकर इसको यहाँ पर रख दिया। ठीक है, तो यानी कि इसको यहाँ पर लाकर हमने लोकेट कर दिया, यानी कि ये रेस्ट में है। तो इसलिए ये जो वर्क डन है दिस विल बी कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। ये वर्क डन कन्वर्ट हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी में। हाँ, बॉडी मोशन में ही रहती तो मैं कहता कि अच्छा मोशन में ही है, तो ड्यू टू मोशन जो भी एनर्जी होती है दैट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, क्लियर। अब देखिएगा नेक्स्ट पेज पर आ जाइए, पेज नंबर 26 पर। पेज नंबर 26 पर लास्ट में एक ही लाइन लिखी हुई है, दिस वर्क डन इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी यू ऑफ द बॉडी ऑफ मास स्मॉल m लोकेटेड एट डिस्टेंस स्मॉल r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी जो है, पोटेंशियल एनर्जी को ना ऐसे लिखते हैं, जैसे ये स्मॉल यू होता है ना, इस स्मॉल यू का ही साइज थोड़ा सा बड़ा कर दो, बस ये ऐसे -gmm ऑन स्मॉल r। तो ये हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन हो गया। उसके बाद देखिएगा यही पॉइंट नंबर पेज नंबर 26 पर पॉइंट्स टू रिमेंबर है। इसमें देखिए द नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द पोटेंशियल एनर्जी इज ड्यू टू द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन द अर्थ एंड द बॉडी। ठीक है ना, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन द अर्थ एंड द बॉडी। तो भाई जो कार्टेशियन कन्वेंशन होते हैं ना, कार्टेशियन रूल्स क्या होते हैं, एक्स एक्सिस राइट साइड में होगी तो पॉजिटिव, लेफ्ट साइड में कुछ भी होगा तो नेगेटिव, वाई एक्सिस ऊपर की तरफ होगा तो पॉजिटिव, नीचे की तरफ होगा तो नेगेटिव। तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहाँ एक्ट कर रही है, नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ अगर वो एक्ट कर रही है तो उसको नेगेटिव लिया जाएगा। तो इसको नेगेटिव इसी वजह से लिया गया है क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहाँ लग रही है, नीचे की तरफ, वाई की नेगेटिव डायरेक्शन में, इसलिए नेगेटिव हो गया। फिर देखिएगा, फिर है सेकेंड पॉइंट है, एज द डिस्टेंस स्मॉल r increases the gravitational potential energy increases because it becomes zero, that is maximum। ठीक है, as the distance small r increases the gravitational potential energy increases, the gravitational potential energy increases because it becomes zero, that is maximum। क्या मतलब इसका, इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जैसे जैसे स्मॉल r इंक्रीज होता जाएगा, डिस्टेंस जैसे इंक्रीज होता जाएगा, तो जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी है, गलत लिख दिया क्या मैंने, ऐसे डिक्रीज है ना, एज द डिस्टेंस स्मॉल r इंक्रीजेस, जब स्मॉल r इंक्रीज होगा तो पोटेंशियल एनर्जी तो डिक्रीज होगी, है ना, तो डिक्रीज होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये लाइन मैं कंफर्म करके बताऊंगा, सेकंड वाला पॉइंट जो है ना इसको मार्क कर दो, मैं कंफर्म करके बताऊंगा कि क्या मतलब है इसका। थर्ड वाला जरा देखिएगा, इफ अ बॉडी ऑफ मास m इज मूव्ड फ्रॉम अ पॉइंट एट डिस्टेंस स्मॉल r1 टू अ पॉइंट एट डिस्टेंस स्मॉल r2 देन द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी विल बी। तो भाई इसमें कुछ ऐसा नया नहीं है, इसमें सीधा सीधा आप बस ये देखिएगा कि वहाँ पर हम उस बॉडी को इन्फिनिटी से r तक ले जा रहे थे, अब बॉडी को r1 से r2 डिस्टेंस तक ले जा रहे हैं, तो 1/r1 माइनस 1/r2 हो गया, वो चीज़ मेंशन कर रखी है। If R1 is greater than R2, then delta U will be negative. Delta U मतलब change in potential energy will be negative. So when a body is brought closer to the Earth, its gravitational potential energy decreases. Its gravitational potential energy decreases. ठीक है, तो जब बॉडी जो है उसको अर्थ के ज़्यादा नज़दीक हम लेकर आते जाएंगे ना, तो उसके अंदर कोई ऐसी पोटेंशियल एनर्जी बचेगी नहीं। फॉर एग्जांपल सोचो, जैसे हमने कोई पत्थर लिया या कोई बॉल ले ली हमने, उस बॉल को हम लेकर जाते गए 7th फ्लोर, 10th फ्लोर, 11th फ्लोर, 15th, 20th, 25वीं मंजिल तक पहुंचा दिया हमने उसको,
और वहाँ पर ले जाकर रख दिया। अब अगर उसको बॉल को नीचे हम ड्रॉप करेंगे तो बहुत ज़्यादा डैमेज पहुँचाएगी वो बॉल। नीचे अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पर स्ट्राइक करती है, खुद भी टूट जाएगी, अगर ग्राउंड पर गिरी तो टूट भी जाएगी। तो आप ये देखिएगा वो काफ़ी डैमेज पहुँचा देगी बॉल किसी भी चीज़ को। वहीं पर अगर मैं सिर्फ उसको फर्स्ट फ्लोर यानी कि हम अर्थ से जितना ज़्यादा दूरी पर जाते जा रहे हैं उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जा रही है, और जितना हम अर्थ के नज़दीक 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 आते जा रहे हैं तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी, मतलब उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी कितनी है वो कम होती जा रही है। वो चीज़ इन्होंने समझाई है कि अर्थ के सरफेस पर जितना नज़दीक होंगे पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, और अर्थ के सरफेस से ज़्यादा दूर होंगे तो पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा। अब देखें आगे है, if a body is moved from the surface of earth to a point at height h above the surface of the earth, r2 is equal to r plus h, then the change in its gravitational potential energy will be। जरा देखिएगा पेज नंबर 26 पर जो सबसे नीचे लिखा हुआ है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, मैंने यहाँ पर जो ये -1 है इसको बाहर ले लिया था। अगर -1 को बाहर ना लेते तो क्या होता, अगर -1 को बाहर ना लेते तो ये जो वर्क डन है ना ये हमारा क्या आता, GMM ब्रैकेट में -1 को अंदर ले जाइए तो -1/x होता ना, है ना, -1/x। तो GMM और नीचे क्या था इन्फिनिटी और ऊपर क्या था R, -1/infinity -1/infinity और -1/r। ठीक, तो ये क्या हो गया, W इज इक्वल टू GMM माइनस माइनस प्लस का 1/r और -1/infinity, ये ऐसे हो जाता है। ठीक, अब आप ये देखिएगा, हम इसको कहाँ से कहाँ तक ले जा रहे हैं, हमने इन्फिनिटी से r तक इसको लेकर गए। जब इन्फिनिटी से r तक हम लेकर गए तो इन्फिनिटी से r तक लेकर गए थे, तो ये इन्फिनिटी हमारा इन्फिनिटी से r तक लेकर गए, तो ये एक तरह से हो गया r1, ये एक तरह से r1 r2 यही तो है ना, और -1/r2 गड़बड़ कैसे हो रहा है, -1/r नहीं होगा कि r पहले आएगा। मैंने गलत कर दिया क्या? अपर लिमिट पर जाते हैं, अपर लिमिट पहले लिखते हैं। ठीक है, गलत लिख दिया, पहले r लिखेंगे फिर ये लिखेंगे, तो ये कुल मिलाकर मेरे पास हो गया 1/infinity -1/r। समझ गए? अभी पहले अपर लिमिट लिखते हैं, मैंने गलत लिख दिया था। तो अब यहाँ से क्या समझ में आया कि मैंने स्टार्ट करा था यहाँ से, तो ये r1 हो गया और पहुँचा मैं कहाँ तक, यहाँ तक, तो ये हमारा r2 हो गया। तो अगर किन्हीं दो पॉइंट्स मेरे को दे रखे हैं, इन्फिनिटी और r ना देकर r1 और r2 दे रखा है, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा कि भाई r1 पर कुछ पोटेंशियल एनर्जी और r2 पर कुछ पोटेंशियल एनर्जी, तो बीच का जो चेंज है वो कैसे निकलेगा, हम उसको डेल्टा यू बोल देते हैं। तो डेल्टा यू इज इक्वल टू GMM ब्रैकेट में 1/r1 -1/r2 1/r1 -1/r2। अब आप आइए कि इफ अ बॉडी, पेज नंबर 27 पर आ जाओ भाई, फोर्थ वाला जो पॉइंट है, पेज नंबर 27 फोर्थ पॉइंट। तो फोर्थ पॉइंट देखिएगा, इसमें ये इफ अ बॉडी इज मूव्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, r1 इज इक्वल टू r
टू अ पॉइंट एट हाइट h अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। मतलब क्या हुआ कि अगर किसी बॉडी को उठाकर, बॉडी यहाँ पर पड़ी हुई थी, ठीक है, यहाँ पर पड़ी हुई थी, तो इसका मतलब क्या है कि इस पॉइंट पर थी शुरुआत में, तो इसका डिस्टेंस सेंटर ऑफ अर्थ से कितना हो गया, कैपिटल आर, और इसको आपने पहुंचा दिया इस पॉइंट तक, मतलब हाइट h तक आपने इसको पहुंचा दिया। तो जो हमारा इनिशियल डिस्टेंस है r1 क्या हो गया, कैपिटल आर, और जो फाइनल डिस्टेंस है r2 क्या हो गया, कैपिटल आर प्लस h, ठीक है। तो r1 हो गया कैपिटल आर, r2 हो गया कैपिटल आर प्लस h। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकलेगा, मैं यहाँ कर रहा हूँ। डेल्टा U GMM ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r2, GMM 1/कैपिटल R माइनस 1/कैपिटल R प्लस H, ठीक। और ये करके हमने क्या करा कि GMM LCM ले लिया, R प्लस H इधर और इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस R अपॉन R इंटू R प्लस H। अब इसमें जो कैपिटल आ रहा है इसको बाहर निकाल लिया, डिनोमिनेटर वाला जो है, तो कैपिटल GMM अपॉन कैपिटल R, इसको बाहर निकाल लिया, माइनस R प्लस R कैंसिल आउट हो गया। तो ये हमारे पास बचा h अपॉन R प्लस H, ठीक है। अच्छा, जो डेरिवेशन करा गया है वो अलग तरीके से करा गया है, चाहे तो इससे समझ लो चाहे उससे समझ लो, उसमें पहले ही R को कॉमन ले लिया गया है। तो R को कॉमन ले लिया गया, एक काम करो, ये वाला ज़्यादा आसान है जो कर रखा है, ये छोड़ो। देखो इसमें क्या है कि इसमें R जो है कैपिटल R से तो बाहर डिवाइड कर दिया ऐसे, और कैपिटल R से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब कैपिटल R से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों टर्म्स में मल्टीप्लाई करेंगे, तो कैपिटल R अपॉन कैपिटल R माइनस कैपिटल R अपॉन कैपिटल R प्लस H, ये हो गया। R से R कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो ये हो गया GMM अपॉन कैपिटल R और ब्रैकेट में 1 माइनस कैपिटल R अपॉन कैपिटल R प्लस H। अब इन्होंने क्या करा है कि ये जो है ना नीचे वाला ब्रैकेट, इसमें से कैपिटल R कॉमन ले लिया, ऊपर तो कैपिटल R है, नीचे से कैपिटल R कॉमन लिया, तो क्या बचा 1 प्लस H अपॉन कैपिटल R, और फिर इस R से ये R काट दिया, ठीक है। अब 1 प्लस H अपॉन R को ऊपर ले आए, प्लस एच अपॉन आर को अगर ऊपर ले आओगे तो 1 प्लस एच अपॉन आर की पावर -1 हो जाएगा। तो ये हो गया GMM अपॉन कैपिटल R इंटू 1 माइनस 1 प्लस एच अपॉन आर की पावर -1, ठीक है। और बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या कहता है कि ये जो पावर में -1 है, ये इधर अगर पहला टर्म 1 है तो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जो हायर टर्म्स हैं उनको हम इग्नोर कर देते हैं। तो ये हो गया GMM अपॉन कैपिटल R इंटू 1 माइनस H अपॉन R प्लस हायर पावर्स ऑफ H अपॉन R। और फिर वही कहानी है कि R के कंपैरिजन में, कैपिटल R के कंपैरिजन में जो स्मॉल h है वो बहुत छोटा है, तो स्मॉल h अपॉन R वो वैल्यू 1 से छोटी ही आएगी। जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है तो वैल्यू 1 से छोटी आती है। जब 1 से छोटी वैल्यू आएगी तो उसका आप स्क्वायर करो, क्यूब करो, तो वो और ज़्यादा छोटी वैल्यूज आती हैं, तो उनको आपको नेग्लेक्ट कर देना है, इग्नोर कर देना है।
तो ये हो जाएगा जी एम एम अपॉन कैपिटल आर और ब्रैकेट में 1 माइनस माइनस प्लस का एच अपॉन आर, आगे वाली टर्म्स इग्नोर, -1 + 1 कैंसिल आउट हो गया। तो ये हमारे पास आ गया जी एम एम अपॉन कैपिटल आर इंटू एच अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है, इसको ऐसे लिखो जी एम अपॉन आर स्क्वायर, जी एम अपॉन आर स्क्वायर इंटू एम इंटू एच। ये जो जी एम अपॉन आर स्क्वायर है ये होता है स्मॉल जी के बराबर, स्मॉल जी इंटू एम इंटू एच। तो इस वजह से हम ये कहते हैं कि अर्थ के सरफेस से अगर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकाली जाती है एक पर्टिकुलर हाइट पर तो वो mgh के बराबर आती है। ठीक है, इतना करिएगा। फिर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो है ये छोटा सा ही टॉपिक है आपका, इसमें एस्केप वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी बच रहा है, एक क्लास में निपट जाएगा चैप्टर। ठीक है, चलिए जी, ओके।